पहला चैनल। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। सीधा रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर आज मतदान। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी करेंगे शुभारंभ। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। COP28 में जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गाजा से 16 और बंधकों को किया मुक्त। वहीं युद्ध विराम और मानवीय सहायता के मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के दौरे पर। और यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर होने की कगार पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और पीएसवी ने अंतिम 16 में बनाई जगह। रियल मैड्रिड ने नेपोली को 4-2 से हराया। तो खबरों में सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना से जुड़ी हुई, जहां पर 119 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 2,290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से अधिक होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर की गई है। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महिलाओं की अगुवाई में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि वो इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर पाएं। अगले 3 वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उपयोग करने के आवश्यक प्रशिक्षण से भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये पहल कृषि में टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को भी
समर्पित करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या जो 10,000 से बढ़कर 25,000 हो चुकी है, उस कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित होना है। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी सरकार के राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल विभाग, साक्षरता विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सेवाएं देंगे। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कदम है। नवनियुक्त कर्मी प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देंगे। नवनियुक्त कर्मी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन के लिए दुबई के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और नई दिल्ली घोषणा में कई महत्वपूर्ण उपायों की भी बात कही गई है। COP28 सम्मेलन में इस दिशा में भारत की सफलताओं को साझा करने का मंच उपलब्ध होगा। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के अभूतपूर्व योगदान का उल्लेख करते हुए 5 विशिष्ट लक्ष्य पंचामृत की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन की भी घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन घोषणा से जुड़े पक्षों का उच्च स्तरीय 28वां सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में हो रहा है। COP28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का अहम मंच है। बात संसद से जुड़ी हुई, जिसका शीतकालीन सत्र आगामी 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये सत्र 22 दिसंबर को संपन्न होगा और इस दौरान कुल 15 बैठकें होनी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है ताकि संसद में रचनात्मक चर्चा हो पाए। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत बुधवार को मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ये समझौता पूरे पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर में शांति की एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला है। पहली बार घाटी स्थित मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के साथ साथ भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। ये समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य जिंदगियां ली हैं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का भी अवसर प्रदान करेगा। वहीं यूएनएलएफ की वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूह भी आने वाले समय में शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूएनएलएफ के मुख्यधारा में लौटने का स्वागत किया। अमित शाह ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी जी के सर्व समावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करता है। पूर्वोत्तर में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने यूएनएलआई के साथ शांति समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयासों की सराहना की।
रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल के साथ संघर्ष विराम की शर्तों के तहत हमास ने गाजा से 16 और बंधकों को मुक्त कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें इजरायली और थाई नागरिक भी शामिल हैं। इसी पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक बयान में कहा कि इसके बदले इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है, जिसमें 16 नाबालिग और 14 महिलाएं शामिल हैं। हमास से रिलीज की गई एक वीडियो में महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंपते हुए दिखाया गया है। बात खेल जगत की। यूएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की आगे की राह मुश्किल हो गई है। बुधवार की देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड और ग्लेस्ट्रे के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के साथ ग्रुप ए में आखिरी पायदान पर आने के बाद अंतिम 16 में पहुंचने में मैनचेस्टर यूनाइटेड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। वहीं आर्सेनल और पीएसवी की टीम अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की करने में सफल हो गई। बुधवार को ही खेले गए अन्य मुकाबलों में आर्सेनल ने लेंस को 6-0 से हराने में सफलता पाई। वहीं पीएसवी ने रोमांचक मुकाबले में सेविया को 3-2 के अंतर से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, जबकि रियल मैड्रिड की टीम नेपोली पर 4-2 से जीत दर्ज करने में सफल रही। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।